हेलो दोस्तों, डीसीसी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड है। परिसंचरण तंत्र जो मानव जीवन में बहुत उपयोगी है और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो आपके हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए, परिसंचरण तंत्र जो है मानव शरीर में पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसके जो प्रमुख भाग हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि रुधिर को पंप करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए जो प्रेशर पड़ता है वो हृदय काम करता है। हृदय का काम है पंप करना। तो ब्लड जो है जब हृदय पंप करता है तब वो रुधिर वाहिनियों के माध्यम से क्या है आगे बढ़ता है। रुधिर वाहिनियां हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसको हम धमनी और शिरा बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनियां, और एक भाग है उसका लसिका। ये सारे मिलकर रक्त परिसंचरण तंत्र के पार्ट कहलाते हैं, जिसमें अब रक्त जो आप देखेंगे, रक्त मानव जीवन के में उपयोगी भी है और परीक्षाओं से इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। रक्त जैसे आप देखेंगे आरबीसी, उसको भी हम 3 भागों में बांट लेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, और एक प्लेटलेट्स होता है मानव में। इन तीनों को जब हम मिला देंगे तो इसको कहते हैं रुधिराणु, और एक भाग इसका होता है प्लाज्मा। आरबीसी जो है लाल रक्त कणिकाएं, जिसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, आरबीसी को, लाल रक्त कणिकाओं को, इसका रंग जो है लाल होता है। क्यों लाल होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में जो धात्विक पदार्थ है वो है लोहा, Fe। लोहे के कारण हमारे खून का रंग जो है, या ब्लड आप कह सकते हैं, लाल होता है, आरबीसी का रंग। इसका निर्माण भी अस्थिमज्जा में होता है। इसीलिए हम अस्थिमज्जा में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो आप देखेंगे कि लाल अस्थिमज्जा है, और हीमोग्लोबिन जिसको हम उसके लोहे के कारण लाल होता है, ये उसका धात्विक पदार्थ होता है, लोहा। इसी प्रकार पौधों में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है और उसका धात्विक पदार्थ मैग्नीशियम होता है। आरबीसी आप देखेंगे, आरबीसी में की जो विशेषता है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक जब नहीं पाए जाएंगे तो इसका मतलब है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस न होने के कारण न्यूक्लिक एसिड भी इसमें नहीं पाए जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड का मतलब जैसे आरएनए और डीएनए। आरएनए का मतलब है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो न इसमें आरएनए मिलेगा और न डीएनए मिलेगा। लेकिन कुछ जानवर हैं जो अपवाद स्वरूप हैं, जैसे ऊंट और लामा, इसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन मानव में आप कह सकते हैं, या अन्य विभिन्न उच्च श्रेणी के जंतु जो हैं उनमें आप आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि हम आरबीसी को डोनेट कर देते हैं। रक्त का आदान प्रदान जो होता है वो आरबीसी का होता है, डब्ल्यूबीसी का नहीं होगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक न पाने के कारण ही हम इसको डोनेट करते हैं, रक्त को। क्योंकि यदि इसमें डीएनए होता तो तमाम आनुवांशिक गुण जो हैं, जो डीएनए का काम है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा देना, वो हर व्यक्ति में एक दूसरे के गुण पहुंच जाते। यही कारण है कि इसमें केंद्रक न होने के कारण हम आरबीसी को आसानी से डोनेट कर लेते हैं, और जो मानव जीवन की रक्षा से संबंधित है, जहां मान लीजिए ब्लड की कमी होती है तो एक का आदान प्रदान हम उसके वर्ग के हिसाब से कर लेते हैं, किस ब्लड ग्रुप का है वो।
दूसरी चीज़ ये है, आप देखेंगे कि आरबीसी जो है, आरबीसी की संख्या जो है पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। हर स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है और उसके भार का 7 से 8% पाया जाता है। जब हम उसके भार में लेंगे उसे तो 7 से 8% मतलब ब्लड मिलेगा, और वैसे स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि एक जो मानव है उसमें स्त्री पुरुष जो हैं, स्त्रियों की कार्यक्षमता भी पुरुषों की अपेक्षा जो कम होती है, उसका मेन कारण यही है क्योंकि मानव का, पुरुषों का हीमोग्लोबिन 16 तक है, स्त्रियों का 12 से 14 तक है। ये अंतर जो है प्रकृति ने दिया है हमें, और यही कारण है कि हीमोग्लोबिन के कम अधिक होने के कारण ही हमारी कार्यक्षमता अलग अलग हो जाती है। स्त्रियों की कार्यक्षमता पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। ये उनके ब्लड पर ही डिपेंड करता है। आयरन, मान लीजिए ब्लड की कमी होती है, इसीलिए कहा जाता है कि पालक के पत्ते, हरी सब्जियां या आयरन की गोली दी जाती है महिलाओं को, खासकर गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि जिससे कारण उन्हें रक्ताल्पता न हो या एनीमिया बीमारी न हो। यदि इसी लोहे की कमी हो जाती है तो लोहे से ही हीमोग्लोबिन बनता है और हीमोग्लोबिन से ब्लड आपका, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि लोहा हमारे जीवन में या हमारे शरीर में जो धात्विक पदार्थ लोहा है उसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है जो हमारे ब्लड के निर्माण में सहायक है। आरबीसी की संख्या यदि हम देखें तो 45 से 50 लाख घन मिलीमीटर एक मनुष्य में पाई जाती है। 45 से 50 लाख घन मिलीमीटर के बीच में ये संख्या मानव में होती है आरबीसी की। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का जो परिवहन है, रक्त का जो सबसे प्रमुख कार्य आप देखेंगे ऑक्सीजन का परिवहन। हम जो ऑक्सीजन वायुमंडल से लेते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल जो है 20.9% के करीब है, लगभग आप 21% कह सकते हैं। और वहीं आप देखेंगे नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% है, अन्य तत्व भी हैं। लेकिन हम यदि अपने सांस के माध्यम से, श्वास के किसी इन लेते हैं तो इन तीनों को ग्रहण करते हैं, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा होती है और ऑक्सीजन की भी मात्रा होती है। लेकिन चूंकि हम नाइट्रोजन का कहीं उपयोग नहीं करते तो नाइट्रोजन सेम 78% ही पड़ी रहती है। वैसे ही ऑक्सीजन को हम 21% के करीब लेते हैं, जिसमें 5% ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचकर खर्च हो जाता है, 16% हम उसको बाहर निकालते हैं। तो 5% हमारे शरीर में ऑक्सीजन का खर्च है और 16% हम उसको बाहर कर देते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड हम 0.003% लेते हैं और करीब 4% के करीब हम बाहर निकालते हैं। मतलब इसको कम ग्रहण कर रहे हैं, अधिक हम बाहर निकाल रहे हैं। तो इससे ये अनुमान लग जा रहा है कि मानव की भीड़ जहाँ पर होगी, जहाँ पर मान लीजिए सघनता ज़्यादा होगी, तो ऐसे जगहों पर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक निकल रही है, तो इसीलिए ऐसे जगहों पर ज़्यादा घुटन महसूस होने लगती है। यदि भीड़ ज़्यादा हो रही है तो घुटन महसूस होगी। मेले में आप हैं, कहीं पूजा समारोह में आप जाते हैं जहाँ अत्यधिक भीड़ है, तो ऐसी जगहों पर अपने आप स्वतः गर्मी बढ़ जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ही मुख्य कारण है। क्योंकि हम ले तो कम रहे हैं लेकिन उसको छोड़ हम ज़्यादा रहे हैं, इसलिए उसकी चूँकि मात्रा बढ़ने के कारण आप देखेंगे कि मनुष्य को सांस लेने में घुटन महसूस होती है। अस्थमा के मरीजों के लिए तो विशेष दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनको तो सांस लेने में और भी परेशानी होती है। तो जहाँ पर भीड़ भाड़ जैसे इलाके हों वहाँ अस्थमा के मरीजों को बचना चाहिए। इस प्रकार आरबीसी का जो काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, तो 21% ऑक्सीजन जो लेता है उसमें 5% खर्च करके 16% पुनः वापस कर देता है। तो
तो ऑक्सीजन जो कार्बन आप देखेंगे हीमोग्लोबिन के साथ जो है ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन जहाँ जिस पूरे शरीर में आवश्यकता होगी छोड़ता हुआ चला जाएगा और विभिन्न अंग उसको अवशोषित कर लेंगे जिसको ऑक्सीजन की जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आप देखेंगे ऊर्जा का जहाँ पर दहन होता है तो यदि कार्बन मोनोऑक्साइड आप देखेंगे धुआं जो जैसे आप फिर लकड़ी जला रहे हैं यदि उसका पूर्ण दहन नहीं हो रहा है या आप देखेंगे मोटर गाड़ी से निकलने वाले जितने भी धुएं हैं कार्बनिक पदार्थ हैं जिसको हम जलाएंगे उससे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। जिसका पूर्ण दहन होगा उससे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका अपूर्ण दहन होगा उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा जो अत्यधिक मानव के लिए हानिकारक है और मानव के लिए विषाक्त भी है, क्योंकि यह जब मानव के शरीर में पहुंचेगा तो सांस लेने में मनुष्य को दिक्कत होगी और पहले तो मानव बेहोश, यदि सांस लेने में उसे घुटन महसूस होगी, बाद में और दिक्कतें बढ़ रही है तो फिर उसको बेहोश हो जाएगा और बेहोश होने के बाद यदि उस पर भी यदि हम सही मतलब समय पर नहीं संभले तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मानव के लिए हानिकारक है क्योंकि इससे क्रिया करके वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। आरबीसी में आप देखेंगे कि आरबीसी भोजन का भी परिवहन करती है। तमाम भोज्य पदार्थों का जो हम लेते हैं अवशोषण करते हैं वो उसी के माध्यम से उसका क्या है परिवहन होता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि आरबीसी का हमारे जीवन में कितना महत्व है। आरबीसी का निर्माण जो है आप देखेंगे होता भी है और उसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। 120 दिन के बाद वो स्वतः फिर मर जाते हैं और मरने के बाद आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक अंग है तिल्ली, जिसको हम प्लीहा कहते हैं, उसको हम आरबीसी का या ब्लड बैंक भी कहते हैं और आरबीसी का शमशान घाट भी कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है उसे, तिल्ली को शमशान घाट भी उसे कहा जाता है। एक बीमारी है मलेरिया, जिससे आप देखेंगे कि जो प्रभावित अंग होता है तिल्ली ही होती है। मलेरिया रोग में तिल्ली अंग हमारा प्रभावित होता है और मलेरिया आप देखेंगे कि जिससे होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर है, मादा एनाफ्लीज के काटने से मलेरिया होता है। इस प्रकार आरबीसी का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। आरबीसी के लिए आप देखेंगे कि खून का बनना हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, इसलिए हमें खून बनाने के लिए ऐसे साग सब्जी का सेवन करना चाहिए जिसमें आयरन की मात्रा अधिक हो। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा है WBC, इसे हम श्वेत रक्त कणिका कहते हैं या उसे हम अवर्णी कोशिकाएं कहते हैं या ल्यूकोसाइट कह सकते हैं। चाहे आप श्वेत रक्त कणिका कहिए, अवर्णी कोशिका कहिए या उसे ल्यूकोसाइट कहिए। WBC का जो मुख्य काम है जीवाणुओं का भक्षण करना, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को डेवलप करना या हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाना ही WBC का काम है। WBC हमारे शरीर में आए हुए विभिन्न रोगों के जो जीव हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इत्यादि को मारने में काम करता है और उन्हें मारकर हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो मानव का जो इम्यून सिस्टम है वो WBC पर डिपेंड करता है। यदि WBC ठीक ठाक है, मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता प्रतिरक्षा प्रणाली सही है तो सामान्य बीमारियों से मानव निजात पा जाता है, जैसे सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार। यदि ये सब हुआ है तो परिस्थिति मौसम बदलने पर जो ये सब एलर्जिक टाइप में बीमारियां होती हैं ये होने से राहत मिलती है, क्योंकि ये प्रतिरोधक क्षमता पर ही डिपेंड करता है। यदि आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो आपको ठंडी में जुखाम, अन्य मौसम बदलने पर बुखार, ये सारी बीमारियों से आप
काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं, क्योंकि ये प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करता है। WBC में आप देखेंगे इनका कोई आकार नहीं होता, ये बिना आकार के होते हैं और इनकी संख्या एक मानव में 5000 से 9000 घन मिलीमीटर के बीच में होती है। इनका जीवन काल भी 5 से 6 दिन होता है, इसलिए ये 5 से 6 दिन में मृत भी हो जाते हैं। और आप देखेंगे मरने के बाद ये जो हमारे बाल और नाखून हैं ये वहीं पर निकल आते हैं। मरने के बाद जो इनका मतलब कहाँ जाएंगे, कैसे निकलेंगे, कैसे इनका होगा उत्सर्जन, तो ये जब मरने के बाद बाल और नाखून के रूप में शरीर से बाहर आ जाते हैं। और कह सकते हैं हम कि इनमें जैसे केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाए जाने से न्यूक्लिक एसिड भी इसमें मिलेगा, RNA और DNA। अब RNA और DNA मिलेगा तो हमें DNA टेस्ट किसी का करना है तो हम WBC से टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि WBC में DNA पाया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि DNA टेस्ट में यदि किसी के बाल और नाखून मिल जाएं तो उससे आसानी से DNA टेस्ट हो सकता है, क्योंकि वो उसी के पार्ट हैं। तो इस प्रकार WBC हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करती है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करती है और WBC जो है मानव शरीर को रोगों से बचाती भी है। WBC आप देखेंगे कि WBC जो प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली जो बीमारी है वो एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इस प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित किसने किया, इसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, जिसने चेचक के टीके की भी खोज की थी, वही एडवर्ड जेनर इस प्रतिरक्षा प्रणाली की खोज किए थे। इस प्रकार आपने देखा कि RBC WBC हमारे मानव जीवन में कितना उपयोगी है।